हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट कवर करते हैं। जैसे तो पेमेंट एंड रिफंड ऑफ टैक्स के बेसिस पे क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द दिस रजिस्ट्रेशन लेजर आर मेंटेन ऑनलाइन। इसमें से कौन सा है वो रजिस्ट्रेशन या लेजर्स हैं जो ऑनलाइन मेंटेनेंस होते हैं। तो ऑप्शन ए है टैक्स लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है क्रेडिट लेजर, ऑप्शन सी है कैश लेजर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑल ऑफ देम। लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन जो हुआ, अगर क्रेडिट लेजर हुए, कैश लेजर हुए, ये सारे मेंटेन होते हैं ऑनलाइन, तो ऑल ऑफ देम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेमेंट मेड थ्रू कलन विल बी क्रेडिटेड टू विच रजिस्टर लेजर। जो पेमेंट है, अगर थ्रू कलंस के थ्रू अगर वो पे हो रहा है, तो उसका क्रेडिट जो होगा, क्रेडिट अकाउंट किस में हो जाएगा, लेजर या रजिस्ट्रेशन क्रेडिट होगा तो कहाँ जाएगा। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इसका पेमेंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज डीम्ड टू बी द डेट डिपॉजिट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वो कौन सा डेट है डिपॉजिट का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जिस दिन डीम्ड होता है। तो ऑप्शन ए है डेट ऑन विच अमाउंट गेट डेबिट इन द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन बी है टैक्स ऑन विच पेमेंट गेट डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ऑप्शन सी है डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है अर्लीस्ट ऑफ द अबव 3 डेट्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट गेट डेबिट टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो होते हैं वो कहाँ डेबिट होते हैं। तो ऑप्शन ए है मैचड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन बी है प्रोविजनली इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन सी है अनमैचड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट विच लाइबिलिटी। तो ऑप्शन ए है आउटपुट टैक्स पेबल, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है पेनाल्टी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, पेनाल्टी। अगर हमारा बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूटिलाइज हो रहा है किसके थ्रू, अगेंस्ट लाइबिलिटी के, तो वो हमारा पेनाल्टी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर IGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लाइबिलिटी। अगर हमारा बैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का किसके अंडर है, IGST के, और वो यूज हो रहा है किसके अगेंस्ट, लाइबिलिटी के, तो वो कहाँ जाए, उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है IGST लाइबिलिटी ओनली, ऑप्शन बी है IGST एंड CGST लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है IGST CGST एंड SGST लाइबिलिटी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है, IGST CGST SGST लाइबिलिटी। ये जो हमारा बैलेंस अगर IGST के अंदर हो रहा है अगेंस्ट लाइबिलिटी जो है, तो उसका ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर CGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द लाइबिलिटी। अगर हमारा बैलेंस है क्रेडिट लेजर का, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, वो CGST के अंदर है, तो और वो यूज कहाँ हो रहा है, लाइबिलिटी अगेंस्ट उस लाइबिलिटी, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी। तो ऑप्शन ए है CGST लाइबिलिटी ओनली, ऑप्शन बी है CGST एंड IGST लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है CGST IGST SGST लाइबिलिटी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ देम। तो ऑप्शन बी इसका सही है, CGST एंड IGST लाइबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर SGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द लाइबिलिटी। अगर हमारा SGST के अंदर जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस जो शो हो रहा है वो लाइबिलिटी में और किसके लाइबिलिटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो ऑप्शन
ए है SGST लाइबिलिटी ओनली, ऑप्शन बी है SGST एंड IGST लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है SGST IGST CGST लाइबिलिटी, ऑप्शन है नॉन ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी हमारा सही है, SGST एंड IGST। अगर SGST हो रहा है तो SGST भी इंक्लूड होंगे, उसके अंदर लाइबिलिटी आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रिफंड विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ, किस केस में जो है रिफंड अलाउड नहीं हो जाता होता। तो ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट मेड आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑप्शन बी है एक्सपोर्ट मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऑप्शन सी है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर टैक्स ऑन इनपुट आर हायर देन द टैक्स ऑन आउटपुट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, एक्सपोर्ट मेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है पेमेंट के विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के बिना ही, तो वहाँ पे हमारा रिफंड जो होगा वो नॉट अलाउड होगा, वहाँ पे अलाउ नहीं होगा, रिफंड जो करना अलाउ नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UNO कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पे। अगर हमारे स्पेसिफाई एजेंसी जो UNO है वो क्लेम कर रही है रिफंड ऑफ टैक्स पे, तो उसमें क्या होगा। तो ऑप्शन ए है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब हमारा UNO एजेंसी जो है वो रिफंड टैक्स जो पे करती है, क्लेम पे रिफंड करती है, तो वो होता है इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज के इनवर्ड्स पे वो क्लेम करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर पेबल इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई। इन सब में से कौन सा टैक्स पेबल होता है किसके केस में, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। तो CGST एंड SGST UTGST। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द टैक्सेस आर पेबल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो इंटर स्टेट सप्लाई में अगर कोई पे हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ IGST लगता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल टू पे GST। तो ऑप्शन ए है, अगर हमारा कौन सा पर्सन है जो लाइबल होता है GST पे करने में। तो ऑप्शन ए है सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी है रिसिप्टेंट अंडर द सर्विस चार्ज मैकेनिज्म इज स्पेसिफाइड केसेस, ऑप्शन सी है ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब हमारे जो होते हैं वो लाइबल होते हैं GST पे करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव सही है, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 30 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक लेजर आर मेंटेन ऑन कॉमन पोर्टल। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं वो इनमें से कौन से जो मेंटेन करते हैं कॉमन पोर्टल्स को। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ द अबव जितने भी हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स हैं जो वो कॉमन पोर्टल्स होते हैं मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स को। तो ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ द अबव सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिपॉजिट ऑफ मनी विल बी क्रेडिटेड टू। डिपॉजिट ऑफ मनी जो होता है वो कहाँ क्रेडिट किया होता है, किस में क्रेडिट होता है। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्ट्रेशन पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू। इट मीन्स अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सेल्फ एसेट्स हो रहा है तो अगर वो रिटर्न हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन पर्सन को क्रेडिट किया जाएगा कहाँ। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो उसको हम लोग
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसको ट्रांसफर करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है वो किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन सी GST PMT 5। जो हमारा होता है ये मेंटेन किस में किया जाता है, GST PMT 05 में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है वो किस में मेंटेन होता है, तो वो हमारा GST PMT 02 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी डेबिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इस सब में से कौन से वो फॉलोइंग आइटम्स हैं जो हमारा डेबिट होता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो ऑप्शन ए है आउटपुट टैक्स, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है पेनल्टी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है आउटपुट टैक्स। तो ऑप्शन ए हमारा सही है आउटपुट टैक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है पेमेंट ऑफ आउटपुट GST कैन बी डन बाय डेबिटिंग। इट मीन्स हमारा जो पेमेंट ऑफ आउटपुट GST है वो डन किस में होता है, डेबिटिंग उसका। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑप्शन सी है either इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर रजिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन बी जो हमारा सी जो है करेक्ट है। either नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स में जाएगा कैश लेजर, नहीं तो क्रेडिट लेजर में जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ GST available in the electronic credit ledger shall be utilized for tax payment। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम सही है। फर्स्ट ऑफ जब IST होता है तब हमारा जो GST पर चॉइस ऑफ डीलर, डीलर के चॉइस पे जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट जो होता है GST अवेलेबल जब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स में, तब हमारा जो टैक्स पेमेंट तो यूटिलाइज होता है वो होता है IGST पहले या उसके बाद CGST और SGST वो डीलर के चॉइस पे मिस का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ CGST अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी यूटिलाइज फॉर द टैक्स पेमेंट। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा क्रेडिट टैक्स क्रेडिट ITC जो है अकाउंट जो है अगर हमारा CGST में अवेलेबल होता है तो क्रेडिट जो तो वो क्रेडिट में यूटिलाइज होगा। तो ऑप्शन बी है फर्स्ट ऑफ CGST एंड देन IGST। क्वेश्चन नंबर 23 है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ SGST अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द टैक्स पेमेंट। अगर हमारा जो ITC जो है वो अकाउंट SGST में अवेलेबल है तो हमारा क्रेडिट जो होगा क्रेडिट लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो किस पेमेंट में यूटिलाइज होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है SGST में पहले होगा फिर IGST में होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है पेनल्टी इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ। जो प्रेजेंटली है अगर हमारा इंटरेस्ट जो है डिले हो रहा है पेमेंट होने में, पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट डिले हो रहा है तो उसका जो पेबल होगा एट द रेट किस रेट पे होगा। तो ऑप्शन बी हमारा 18 रेट पे वो जो पेमेंट होता है वो 18% पे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है a taxable person who make an undue or excess claim of input tax credit shall pay interest on such undue or excess claim at the rate of। जो हमारे टैक्सेबल पर्सन है हु मेक द अनड्यू, अगर अनड्यू करा रहा है या एक्सेस क्लेम्स को इनपुट और टैक्स क्रेडिट में तो सेल्फ पेमेंट जो भी इंटरेस्ट होगा वो अनड्यू कैश और एक्सेस क्लेम किस रेट पे होगा, तो 24% पे होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 24%। क्वेश्चन नंबर 26 अ टैक्सेबल पर्सन हु मेक एन अनड्यू or excess reduction in output tax liability shall pay interest on such undue or excess reduction at the rate of।
अगर हमारा टैक्सेबल पर्सन जो है वो मेक अनड्यू एक्सेस कर रहा है वो किस पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एक्सेस रिडक्शन का रेट कितना परसेंट होगा, तो 24% इसका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो विथ इन अगर 20 डेज हो गया सब्सिक्वेंट मंथ का, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर कर सकता है 5 करोड़ का। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, विद इन 20 डेज ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, द बुक एंड अदर रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन एट, जो बुक और अदर रिकॉर्ड्स होते हैं वो कहाँ मेंटेन होते हैं, तो ऑप्शन सी है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब हमारा प्रिंसिपल जो होता है प्लेस ऑफ बिजनेस का वो मेंशन होता है किस पे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे, वहाँ पे हमारे बुक और अदर रिकॉर्ड जो होते हैं मेंटेन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेन होने के लिए, तो ऑप्शन डी हमारा मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जब वो मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं तो मैनुअल में भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखा, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये दोनों नहीं हो सकता, एक सब सिर्फ एक ही हो सकता है, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हु ऑफ द बिलो इवन इट नॉट रजिस्टर इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड। इसमें से कौन से बिलों में से कौन से हैं जो रजिस्टर तो नहीं होते हैं लेकिन मेंटेन होता है उसका रिकॉर्ड। तो ऑप्शन ए है ऑनर ऑफ द वेयर हाउस, ऑप्शन बी है ऑनर ऑफ द गोडाउन, ऑप्शन सी है ऑनर ऑफ एनी अदर प्लेस यूज टू स्टोरेज ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑल ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एग्जिस्ट 2 करोड़, अगर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 2 करोड़ एग्जिट कर जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, देन अकाउंट गेट ऑडिटेड बाय, तो अकाउंट किससे ऑडिटेड होगा, तो ऑप्शन ए है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी है कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑप्शन सी है एदर ए एंड बी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ देम। तो ऑप्शन बी सी हमारा सही है, एदर ए और बी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर हमारा जो वर्ड मतलब क्या, अकाउंटेंट और रिकॉर्ड जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, मेंटेन बाय एवरी रजिस्ट्रेशन टैक्सेबल पर्सन एट द हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो क्या होता है, तो ऑप्शन ए है हमारा अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ऑप्शन सी है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, ऑप्शन डी है इनपुट टैक्स क्रेडिट वैलिड, ऑप्शन ई है आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड। तो ऑप्शन एफ क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे हमारे जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं मेंटेन करने के लिए, किसको, रजिस्टरेबल टैक्सेबल पर्सन के प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है असेसमेंट एंड ऑडिट। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टैक्सेबल पर्सन में अप्लाई फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं कब प्रोविजनल असेसमेंट में अप्लाई होते हैं, तो व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी है व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्स ऑफ रेट, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ए बी। तो ऑप्शन सी हमारा ए बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टाइम पीरियड विथ इन विच ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट ऑर्डर शुड बी पास, वो कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो होता है पास होता है, कितने में, विथ इन कितने मंथ या ईयर्स में। तो ऑप्शन ए है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। 6 मंथ जब रहता है प्रोविजनल असेसमेंट में तो विद इन उसके अंदर ही हमारा टाइम पीरियड जो होता है फाइनल
ऑर्डर उसका पास हो जाता है 6 मंथ के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेदर एनी एडिशनल इंटरेस्ट पेनल्टी prosecutions will be liable for non-payment of tax determined under provisional assessment. इट मीन्स अगर हमारा जो कोई भी एडिशनल जैसे हमारा इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, प्रोसेस हो गया, वो लाइबल है किसके लिए? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स के डिटरमाइन करने के लिए। तो उसमें अंडर प्रोविजनल असेसमेंट में तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए है ओनली इंटरेस्ट स्पेसिफाई विल बी लाइबल। तो इन सब में से जो इंटरेस्ट पेनल्टी एप्लीकेशन है इन सब में से सिर्फ एक ही जो इंटरेस्ट है वही लाइबल होगा और कोई नहीं। पेनल्टी और प्रोक्वेशंस पे नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट लायबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है वेदर ऑल द रिटर्न सबमिटेड विल द स्क्रूटनाइज। जो हमारा सारा रिटर्न है वो सबमिट कब होता है? स्क्रूटनाइज में। तो ऑप्शन ए है नंबर नो 15% ऑफ द रिटर्न सबमिटेड विल स्क्रूटनाइज। ऑप्शन बी है yes, all the returns submitted will be scrutinized. Option C है no return submitted will be self-assessed and proper officer may select any return of security. Option D है no 35% of return submitted are scrutinized. तो ऑप्शन सी हमारा सही है नहीं। अगर हमारा रिटर्न सबमिटेड होता है सेल्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर ऑफिसर्स के लिए तो सिलेक्टेड एनी स्क्रूटिनी नहीं होती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग consequence where a registered person fail to furnish the return required even after the service of a notice. इट मीन्स अगर हमारा क्या हमारा जो सक्सेस है अगर वे जहाँ पे फाइल्स पर्सन फेल हो रहा है रजिस्ट्रेशन में टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड हो रहे हैं रिटर्न्स तो वहाँ पे सर्विस नोटिस उसके पास सर्विस नोटिस लगता है तो क्या सबके जो रजिस्टर्ड पर्सन को फिल कर पाएगा? तो ऑप्शन ये हमारा क्या कह रहा है द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू एक्सेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द शेड पर्सन टू द बेस्ट हिज जजमेंट। ऑप्शन बी है इशू ऑन असेसमेंट ऑर्डर विथ इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड। तो ऑप्शन सी डी क्या कह रहा ए एंड बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है what is the consequence where a taxable person fail to obtain registration even though liable to do so? It means ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन प्रॉपर ऑफिसर में जो है प्रॉपर ऑफिसर्स में द एक्सेस द लाइबिलिटी टू बेस द जजमेंट। ऑप्शन बी है इशू ऑफ सो कॉस्ट नोटिस एंड पास असेसमेंट ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या कर रहा है ए एंड बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑडिट प्रोसेस है हु इज द ऑथराइज्ड टू अंडरटेक द ऑडिट ऑफ अ रजिस्ट्रेशन पर्सन। कौन वो ऑथराइज होता है जो अंडरटेक करता है ऑडिट रजिस्ट्रेशन पर्सन को? तो ऑप्शन ए है कमिश्नर ऑफ सीजीएसटी या कमिश्नर ऑफ एसजीएसटी। ऑप्शन बी है एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑफ बाय द कमिश्नर of the CGST commissioner or commissioner SGST by the way of general or specific order. ऑप्शन सी है ओनली ए, ऑप्शन डी है ए और बी। तो ए और बी में से कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 है prior to the conduct of audit the registered person shall be informed by way of a notice sufficiently in advance। अगर हमारा तो इस प्योर कंडक्ट कर रहा है ऑडिट प्योर कंडक्ट कर रहा है पहले कंडक्ट कर रहा है ऑडिट को तो रजिस्ट्रार पर्सन को इन्फॉर्म्ड होते हैं बाय द वे ऑफ नोटिस के थ्रू। तो सफिशिएंट इन एडवांस क्या होगा? तो नॉट लेस देन 15 वर्किंग डेज 15 वर्किंग से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9 है द टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द ऑडिट इज, क्या टाइम लिमिट होता है ऑडिट के कंप्लीटेशन का? तो ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है 3 मंथ ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट, जो ऑडिट को रिकमेंडेशन किया गया था डेट को 3 मंथ फ्रॉम द 3 मंथ, 3 महीने के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है हु इज ऑथराइज टू कंडक्ट द ऑडिट इंक्लूडिंग बुक ऑफ अकाउंट, कौन ऑथराइज करता है कंडक्ट ऑफ ऑडिट को जो बुक ऑफ अकाउंट में रजिस्टर है? तो ऑप्शन ए है चार्टर्ड अकाउंटेंट एज मे द नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, ऑप्शन बी है कॉस्ट अकाउंटेंट एज द मे नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। तो ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है एनी ऑफिसर में द नॉमिनेटेड एडिशनल डायरेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारा कहे या नहीं तो पहला होगा नहीं तो दूसरा होगा, तो ऑप्शन सी ए और बी। नेक्स्ट है डिमांड एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, जब डिमांड और या रिकवरी होता है टैक्स का तो क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट और सुप्रेशंस? तो ये जो हमारे अगर टाइम लिमिट क्या होता है, अगर हमारा कोई ऑर्डर ऑफ केस होता फ्रॉड हो या मिस स्टेटमेंट हो या सुपरसेशंस हो तो 5 ईयर्स के लिए होता है उसका टाइम लिमिट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ द ऑर्डर इन केस ऑफ अदर देन फ्रॉड मिसयूज और सुपसेशन? तो यहाँ पे बोल रहा है अदर केस, अदर देन बोल रहा है तो अदर देन में 3 ईयर ही होता है टाइम लिमिट। तो ऑप्शन सी डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी 3 ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज द obligatory on the part of department to take on record the SSC representation during adjudication and issue of order। इट मीन्स अगर हमारा ऑब्लिगेटरी पार्ट हो जो है डिपार्टमेंट का वो लिया जा रहा है किसके लिए, रिकॉर्ड करने के लिए एसएससी रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू, एडजस्टमेंट ऑफ या इशू ऑफ ऑर्डर के अंदर ड्यूरिंग। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही है या गलत? तो ये सही है, यस, ऑप्शन ये हमारा यस है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है whether opportunity of the personal hearing shall be granted to the person charitable with tax or penalty or any adverse decision without any written request during adjudication proceeding। इट मीन्स अगर हमारा इधर देखा जाए कि अपॉर्चुनिटी या ये पर्सनल हियरिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग जो है वो अगर ग्रांटेड हो रहा है किस में, द पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स या पेनल्टी से, तो या कोई एडवर्स डिसीजन से विदाउट एनी रिटन रिक्वेस्ट, वो भी रिटन रिक्वेस्ट के बिना है, तो जो एजुकेशन प्रोसीडिंग होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नो, तो इसका जो एजुकेशन प्रोसीडिंग नहीं होगा तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है नो। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज टाइम ऑफ हियरिंग कैन बी एडजर्नड? तो मैक्सिमम टाइम ऑफ हियरिंग क्या होता है एडजर्नर्स का? तो 3। तो ऑप्शन बी हमारा सही है 3। क्वेश्चन नंबर 6 है वेदर द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी demanded in the order can exceed the amount specified in the notice। क्या हमारा जो अमाउंट ऑफ टैक्स है अगर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे डिमांडेड हो रहा है तो उसका ऑर्डर कैन एक्सिस्ट ऑफ स्पेसिफिक इन द नोटिस, तो एक्सीड होगा या नहीं होगा? तो ऑप्शन बी है नो, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वेदर इंटरेस्ट is payable or the tax sort paid or not paid even if it is not specified in the order of determining the tax liability। इट मीन्स अगर हमारा जो इंटरेस्ट पेबल हो रहा है टैक्स सॉर्ट पे तो वो हमारा नॉट पेड नहीं है और ना ही वो कोई स्पेसिफाइड ऑर्डर डिटरमाइन कर रहा है टैक्स लाइबिलिटी में, तो ये हमारा इंटरेस्ट जो होगा टैक्स सॉर्ट पेड होगा या नहीं होगा? तो ये यस यस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन शैल बी डिपोजिट टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो
इस मीन्स अगर हमारा कोई अमाउंट जो है टैक्स कलेक्शन कर रहा है, अगर डिपॉजिट टू द क्रेडिट या सेंट्रल डिपॉजिट कर रहा है, किस में क्रेडिट करके सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सप्लाई ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट ऑफ द विच अमाउंट इज कलेक्ट और टैक्सेबल और नॉट। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इज देयर एनी टाइम लिमिट फॉर इशूइंग ऑफ नोटिस इन केस वेयर द टैक्स कलेक्ट बट नॉट पेड। जहाँ पे हमारा टाइम लिमिट इशू ऑफ नोटिस जो होते हैं जिसमें वेयर वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होता है बट पेड नहीं होता, नो टाइम लिमिट, वहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन केस लॉटरी प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय द लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटी इज पेबल बाय। अगर लॉटरी को प्रोसिक्यूट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होगा जीएसटी में पे होगा या नहीं होगा? तो लॉटरी, तो ऑप्शन ए हमारा है उस वो किसके में होगा, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे, लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन ए हमारा सही है क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप बेल का आइकन दबाते हैं तो हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, पहले सबसे पहले पहुंचेगी। और तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।